डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ वेक्टर्स को। काइंड्स ऑफ वेक्टर्स ये हमारा आज का टॉपिक है और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के साथ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर की और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, फिर उसके बाद जो है हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें जब भी हम दो चीजों का ऑर्डर चेंज करें तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन में ओबे करती है, ये हमने सीखा। किस तरह से ओबे करती है कि अगर दो वेक्टर्स को हम ऐड करें तो उनका ऑर्डर जो है उनका ऑर्डर कुछ भी हो, उनके रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर देखा, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो ओबे करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी हमने डिस्कस की और हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में वो हमारे पास डिफरेंट आता है। ऑर्डर वाइज जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट जब हम वेक्टर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो वो हमारे पास रिजल्ट नहीं आता। दैट मीन्स कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वो बराबर नहीं आता। मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होता है लेकिन जो साइन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव वेक्टर आता है और एक जो है वो रिजल्टेंट में हमारे पास नेगेटिव वेक्टर आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिजल्ट सेम नहीं आ रहे और रिजल्ट सेम नहीं आएंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं होगी। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में डिस्कस किया। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब हम मूव कर जाते हैं आगे की तरफ, काइंड्स ऑफ वेक्टर की तरफ। अगर आपको डिटेल में ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जो हमने प्रीवियस वीडियो जो है वो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, और जो प्रीवियस क्लास थी उसकी वीडियो आप लाजमी देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वेक्टर्स में आगे बढ़ने से पहले हमें काइंड्स ऑफ वेक्टर्स का पता होना चाहिए। इसको हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं। काइंड्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं? जब भी हम वेक्टर्स को आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने सारी इसकी एप्लीकेशन आगे प्रैक्टिकली जो है वो स्टडी करनी होती है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करते हैं, तो इसलिए इसके काइंड्स को पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली जब हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे आगे और इसी तरह से फोर्सेस को स्टडी करेंगे तो उसमें इन टाइप्स का जो है वो रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इसको सीखना, काइंड्स ऑफ वेक्टर को सीखना जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इन काइंड्स ऑफ वेक्टर में मैंने अभी जितनी काइंड्स लिखी हैं इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो और काइंड्स हैं। इसके पहले पार्ट में हम कुछ इसकी काइंड्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उसमें हम जो इसकी रिमेनिंग काइंड्स रह जाएंगी उसको डिस्कस कर लेंगे। पहला जो हमारे पास जो है इसकी किस्म है या फिर काइंड है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। काइंड्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी करके आए हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जब किसी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी के ऊपर दो या फिर इससे ज्यादा वेक्टर एक्ट कर रहे होंगे तो उसका कोई ना कोई कंबाइन इफेक्ट होगा। तो वो कंबाइन इफेक्ट जो है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। उसमें उस वेक्टर का या फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो वेक्टर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, उसके मुताबिक फिर रिजल्टेंट की अपनी डायरेक्शन होगी। इट इज
इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स, कि ये जो है वो तमाम वेक्टर्स का जो है वो इफेक्ट है। इसी तरह से ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये कलेक्टिवली जो है वो वेक्टर्स के ऐड होने से हमें मिलेगा और डायरेक्शन भी हमें फिर इसी तरह से मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं तो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स जो है वो होते हैं। इक्वल वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं? इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स प्लेन, ये एक्स और वाई प्लेन है हमारे पास, इसमें दो वेक्टर जो है वो ड्रॉ हुए हैं जो कि सेम है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। सो इसको हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो लाइक पैरेलल वेक्टर्स और हमारे पास अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। ये पैरेलल वेक्टर्स की दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक लाइक पैरेलल वेक्टर्स और एक अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। जिस तरह से इक्वल वेक्टर्स है इसी तरह से हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होता है, बस फर्क सिर्फ मैग्नीट्यूड का है। यहाँ पे हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दोनों की सेम होती है। इक्वल वेक्टर्स में भी सेम डायरेक्शन है दोनों वेक्टर्स की और लाइक पैरेलल वेक्टर्स में भी डायरेक्शन सेम होती है। अब अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हम देखें तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? द वेक्टर्स विच हैव डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, के जिनके मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो और उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो। अब ये दो डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लाइक पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स दोनों ही के डायग्राम बना दी हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये दो वेक्टर्स हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है बट डायरेक्शन में सेम है, तो ये लाइक पैरेलल वेक्टर्स हो गए। और आप ये इक्वल वेक्टर से आप अगर इन दोनों का मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें मैग्नीट्यूड का फर्क है, बाकी जो है वो सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन भी डिफरेंट हो रही है क्योंकि ये अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनमें मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा और इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स में एक बात याद रखें कि जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं ये पैरेलल वेक्टर्स कहला सकते हैं, जबकि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ये इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाए जा सकते बिकॉज दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते हैं लिहाजा ये इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाए जा सकते, जबकि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कहलाए जा सकते हैं। ये सवालात आते हैं एंट्री टेस्ट में और अक्सर जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स में भी इस तरह के सवालात आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नल वेक्टर है जिसको हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो नल वेक्टर क्या है? नल वेक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। अ वेक्टर व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक ना हो, इसको हम नल वेक्टर्स कहते हैं। नल वेक्टर जो है ये जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं, ये ड्रॉ नहीं किए जा सकते। अब आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं मैंने दो वेक्टर्स बनाए हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक वेक्टर बचेगा जिसको हम नल वेक्टर कहते हैं, इसको जीरो वेक्टर्स भी हम कह सकते हैं। तो अब ये जो नल वेक्टर इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आर्बिट्रेरी होगी। ये हम नहीं कह सकते कि इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी डायरेक्शन होगी लेकिन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। यानी कि यहाँ पे जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं, डब्बा नुमा शेप जो देख रहे हैं, इसको यहाँ पे जो है वो नल वेक्टर रिप्रेजेंट करवाया है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो इसको आप कंसीडर कर लें कि ये एक वेक्टर है क्योंकि इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड जरूर है लेकिन इसकी डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं है, लिहाजा हम इसको आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कहते हैं। इसको हम इसी तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ट्राइंगल,
तो इसमें हमें पता है कि जो ट्राइंगल होता है इसके 3 कॉर्नर होते हैं, स्क्वायर जो होता है इसके 4 कॉर्नर होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप जो है ये ऑब्जेक्ट हम इसके साइड से हम इस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिसकी कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप ना हो, तो फिर हम उसके साइड्स का तयन नहीं कर सकते, उसके कॉर्नर हम नहीं बता सकते। बस हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई ना कोई शेप है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास नल वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन हम इसकी डायरेक्शन का तयन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि इस जगह पे या फिर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। बस सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वेक्टर है कि जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, बट डायरेक्शन जो है ये आर्बिट्रेरी है, यानी कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से यानी कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। जिस तरह से हम आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट या फिर हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट के बारे में कहते हैं कि उसके कोई जो है वो स्पेसिफिक कॉर्नर नहीं है, उसकी कोई खास शेप नहीं है, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई शेप है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसकी कोई ना कोई शेप है, दो के उसके कोई कॉर्नर नहीं है लेकिन उसकी शेप है। बिल्कुल इसी तरह से नल वेक्टर की भी डायरेक्शन है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आगे हमारे पास 3 और वेक्टर हैं, एक फ्री वेक्टर और दूसरा है कोप्लेनर वेक्टर्स और तीसरा है हमारे पास कॉनकरेंट वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं कि जिनका जो है वो कोई फिक्स पॉइंट ना हो, जो कहीं से भी ड्रॉ हो सके, जिनको हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकें। जरूरी नहीं कि जो अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है या फिर जो है वो एक्स वाई जी प्लेन होता है, तो हम नॉर्मली तौर पर जो वेक्टर को ड्रॉ करते हैं वो ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है खास हम उससे उसको ड्रॉ करते हैं, यानी कि ओरिजिन से हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। लेकिन फ्री वेक्टर्स की ये खुसूसियत है, उसको हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ओरिजिन उसका फिक्स पॉइंट नहीं है, वो कहीं से भी ड्रॉ हो सकता है। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास फोर्स है। फोर्स एक फ्री वेक्टर है जिसको कहीं भी एक्ट करवाया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हम उसको एक्ट कर सकते हैं। सो लिहाजा फोर्स का कोई स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट नहीं है, कोई जो है वो उसका फिक्स पॉइंट नहीं होता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 मैंने फोर्स के वेक्टर बनाए हैं। एक आप देख रहे हैं यहां से मैंने जो है वो शुरू किया है, यहां से ड्रॉ किया है। दूसरा आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन यहां है, ये दोनों जो है वो एक ही साइड से जो है वो ड्रॉ किए गए हैं, फिक्स पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये जो है वो फिक्स पॉइंट से ड्रॉ नहीं किया गया। तो लिहाजा आप इस डायग्राम से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फोर्स एक ऐसा वेक्टर है कि जो फ्री वेक्टर है और उसको कहीं से भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये हमारे पास फ्री वेक्टर्स हो गए। ज्यादातर जो हम आगे स्टडी करेंगे वो इस फ्री वेक्टर्स को ही स्टडी करेंगे। फ्री वेक्टर्स फोर्स वो वेक्टर है जिसकी जर्नल एग्जाम्पल बहुत सारी हैं और रोजमर्रा जिंदगी में हम इसी की एग्जाम्पल्स ज्यादातर देते हैं। सो लिहाजा फ्री वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी जगह पर है। अब आगे हम कोप्लेनर वेक्टर्स देखते हैं। वो वेक्टर्स जो किसी एक प्लेन में ड्रॉ किए जाएं वो वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन है और यहां पर 3 वेक्टर ड्रॉ हैं, ए बी सी। तो इट मींस दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 वेक्टर्स ये एक्स वाई प्लेन में हो और तीसरा वेक्टर में यहां पर जो है वो जी एक्सिस में ड्रॉ कर दूं, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। कोप्लेनर वेक्टर वही वेक्टर हैं जो सारे वेक्टर एक ही प्लेन में ड्रॉ हो, या तो एक्स वाई प्लेन में हो या फिर वाई जी प्लेन में हो। तो इस तरह के प्लेन में जब वेक्टर्स होंगे तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। नाउ लास्ट वेक्टर है हमारे पास कॉनकरेंट वेक्टर्स।
कॉनकरेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं कि जो ओरिजिनेट हों एक सेम पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से जो है वो ओरिजिनेट हों, वो वेक्टर्स उनको हम जो है वो कॉनकरेंट वेक्टर्स कहेंगे। इसी तरह से वो वेक्टर्स जो टर्मिनेट हों किसी सेम पॉइंट पर, किसी सेम पॉइंट पे जो है वो या फिर कॉमन पॉइंट पे टर्मिनेट हों, ऐसे वेक्टर्स को हम कॉनकरेंट वेक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप दो डायग्राम देख सकते हैं। एक डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हैं कि कॉमन पॉइंट से, सेम पॉइंट से वेक्टर जो है वो बाहर आ रहे हैं, और दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं इस कॉमन पॉइंट पे वेक्टर जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एरो बाहर की साइड है और यहाँ पर एरो जो है वो अंदर की साइड है। तो इसका मतलब ये है किसी एक सेम पॉइंट पर जो है ये तमाम ही वेक्टर्स, या फिर अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो ये फोर्स जो है वो एक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर जो है वो ये फोर्स टर्मिनेट हो रही हैं, और यहाँ से फोर्स जो है वो यहाँ पर किसी एक पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर्स जो है वो एक्ट कर रही हैं। तमाम चारों फोर्सेस जो है ये एक सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। सो इसको हम कॉनकरेंट वेक्टर्स कहते हैं। अब ये कॉनकरेंट वेक्टर्स में जो मैंने आपको एग्जांपल बताई, अलग अलग डायग्राम, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेम पॉइंट पे, एक ही कॉमन पॉइंट पे जो है वो इक्वल वेक्टर्स जो है वो ओरिजिनेट हो रही हों, और इक्वल वेक्टर्स जो है, अब ये जो मैंने आपको डायग्राम बताई दो अलग अलग बना के, एक में जो फोर्सेस हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, और दूसरे पॉइंट में जो फोर्सेस हैं वो टर्मिनेट हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कॉमन पॉइंट पे जो है वो इक्वल फोर्सेस जो है वो टर्मिनेट हो रही हों और इक्वल फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही हों, यानी कि चार फोर्सेस एक ही पॉइंट पर जो है वो ओरिजिनेट भी हो सकती हैं, उसमें से निकल भी सकती हैं, और चार फोर्सेस जो है उसी कॉमन पॉइंट पे एक्ट भी कर सकती हैं, उसमें इंटर भी हो सकती हैं। तो इस तरह भी जो है वो एक जो है वो कॉमन पॉइंट हो सकता है, उसको भी हम कॉनकरेंट वेक्टर्स कहेंगे, या फिर जो है उसको अगर फोर्स की टर्म में आप कहना चाहें तो कॉनकरेंट फोर्स भी हम उसको कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में जब बॉडी होती है तो उस पे जो फोर्सेस होती हैं वो इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, यानी कि जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है, या फिर जो रिजल्टेंट होता है फोर्स का वो हमारे पास जीरो आता है। दैट मीन कि वहां पर जो फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं एक बॉडी के ऊपर, उसको हम कॉनकरेंट फोर्स कह सकते हैं। किसी एक पॉइंट, किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हो, तो हम उसको कॉनकरेंट फोर्स कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, नल वेक्टर्स जिसको हम जीरो वेक्टर्स भी कहते हैं, फ्री वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स एंड कॉनकरेंट वेक्टर्स। सो ये वेक्टर्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशन आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें इसका जो है वो यूज बहुत ज्यादा है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स हैं और इनकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर्स में से भी बहुत सारे जो है वो सवालात बनते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसी तरह से अगर कोई डाउट रह गया हो तो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो भी ज़रूर काइंडली मेंशन कर दें। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।